आप सभी को नमस्कार। और आप सबके साथ फिर से मैं मौजूद हूँ। और एक सेकंड, शायद कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है, मैं इसका समाधान जब तक कर लेता हूँ। राइट। यस। तो आज आप लोगों के साथ चर्चा का जो उद्देश्य है वो मुख्य रूप से यही है कि छत्तीसगढ़ राज्य की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है। आप सभी देख रहे हैं, अभी अभी हम लोगों ने दिवाली मनाई। एक्चुअली हम लोगों ने नहीं, शायद आप लोगों ने मनाई होगी, और निश्चित तौर पे। और लगभग देखा जाए तो एनएचएम के जो बर्खास्त कर्मी हैं उनके लिए हमारी दिवाली तो काली दिवाली रही थी, उनकी खातिर। क्योंकि उनके साथ जो अन्याय हुआ और प्रशासनिक बेशर्मी की जो पराकाष्ठा हुई, वो अपने आप में मतलब ऐतिहासिक रही एक तरह से। मुझे याद आता है छत्तीसगढ़ की ये 25वीं सालगिरह हम मनाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद। और जिस प्रशासनिक निरंकुशता की जो लापरवाही आई सामने, वो मतलब सोच से भी परे रही। अब यदि मैं बात करूं कि काली दिवाली, प्रदेश के एनएचएम कर्मी जो बर्खास्त रहे, आखिरी समय तक लगता रहा कि उनका आदेश जारी होगा जारी होगा, और एक से दो प्रशासनिक अधिकारियों के अहंकार, निरंकुशता, हठधर्मिता के कारण इन 25 बर्खास्त कर्मियों के साथ साथ पूरे एनएचएम कर्मियों की दिवाली जो है वो काली रही। ठीक है, पारिवारिक स्तर पे मनाई गई होगी, सारी चीजें हैं, लेकिन मानसिक तौर पे बहुत बुरी तरह से तोड़ा इन लोगों को। और मैं यदि कहूं तो एनएचएम कर्मियों के साथ मेरा सीधे तौर पर कोई जुड़ाव नहीं रहा, लेकिन चूंकि उनके पदाधिकारियों से संवाद के पश्चात में इस आंदोलन में शामिल हुआ था, तो अब मेरा जो भावनात्मक जुड़ाव है वो इस आंदोलन के साथ बहुत ज्यादा जुड़ गया था। और हमें पूरी उम्मीद थी कि सरकार के लोग शायद अंतिम स्तर पर इस बर्खास्तगी को वापस ले लेंगे, इनके जो हड़ताल अवधि था उसको शून्य घोषित कर दी जाएगी, उसका वेतन आ जाएगा, तमाम बातें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब प्रश्न यह आ रहा है कि पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है। पीछे जो हुआ सो हुआ, आगे कैसे ठीक किया जा सकता है, अब बात इसकी आ रही है। तो आगे ठीक कैसे होगा? और मुझे लगता है अब मैं आज आप लोगों से दो तीन चार विषयों पर एक साथ बात करूंगा कि आगे अब क्या क्या मार्ग दिख रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में नौकरशाही जिस निरंकुश रूप में आ चुकी है, जिस गुंडागर्दी के तौर पे आ चुकी है कि हाँ, अब जो करना है वो मैं करूंगी या मैं करूंगा, मेरे अलावा कुछ नहीं। तो मैं एक बात इस वीडियो के माध्यम से बहुत स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं कि जो भी आईएएस अधिकारी हैं, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष हैं, मैं बहुत सीधे तौर पे कहूं, मेरी इनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पे संवेदनशील व्यक्ति हूं, और जिसके कारण मैं एनएचएम परिवार के साथ जुड़ा। और वही प्रोफेशनली यदि मैं बात करूं तो मैं हाईली प्रोफेशनल हूं। तो मैं अपने आईएएस ऑफिसर से यह उम्मीद करता हूं कि आपको जिस काम के लिए नौकरी में रखा गया है, आप उस काम को अच्छे ढंग से करें। आप यदि एनएचएम कर्मियों की जायज मांगे आई थी, उनको पहले दिन खत्म होना था, आपने नहीं किया। आपने आदेश जारी किया, हड़ताल जिसके कारण टूटी, जिस आदेश के भरोसे पे, और उसके बाद आखिरी में कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है कि अब इसमें दोषी कौन, मैं अभी इसमें फिर नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं सीधे तौर पे दोषी मानता हूं डॉक्टर प्रियंका शुक्ला को। मैं शुरू से, पहले दिन से जो बात कह रहा हूं, आप में से शायद अधिकतर लोगों ने मेरा वो एक आईएएस वाला वीडियो नहीं देखा होगा। वो आप मेरे राष्ट्र प्रथम चैनल पे जाएंगे, राष्ट्रपथ पे, यूट्यूब में, तो वो वीडियो अवेलेबल है। मैंने उसमें आईएएस लोगों के साथ सभी से अपने दिल की बात करी थी कि आखिर हम किसके लिए कमा रहे हैं, किस लिए नौकरी कर रहे हैं। और इसमें अंत में क्या हुआ? कल ही आईपीएस डांगी जी का प्रकरण वायरल हो गया है। आप मुझे ये बताइए, जितने आईएएस आईपीएस थे, जिन्होंने जितने जिंदगी भर की जद्दोजहद की, मेहनत की, नाम कमाया, और अंत में डांगी जी को अपने सर्विस के कैरियर में आखिरी में क्या मिला? पूरा परिवार तबाह, मानसिक तनाव, सामाजिक अपमान, अपयश,
और कैरियर एक तरह से समाप्त। मैं यदि डांगी जी की उपलब्धि कहूं तो ये रही उनके जीवन भर की अंतिम स्तर पे। आलोक शुक्ला देख लीजिए, अनिल टुटेजा देख लीजिए, ऐसे तमाम अधिकारियों को देख लीजिए जिन्होंने अपने कैरियर को आखिरी समय में इसी लालच और इसी अहंकार और इन्हीं सारी चीजों पर लाकर खत्म किया। और मैं ये देख रहा हूं कि ऐसे जितने आईएएस बैठे हैं इनके साथ भी यही होने वाला है। आप देखते जाइए। जो मैंने पहले कहा था ना प्रियंका शुक्ला जी के लिए, आज मैं अभी भी वहीं पर एकदम मजबूती से खड़ा हूं कि प्रियंका शुक्ला जी, इतनी बददुआ लगी है आपको इस दिवाली लोगों की, और दिवाली आपने मेरी भी मनने नहीं दी। मैं तो अब आपके पीछे व्यक्तिगत तौर पे पड़ूंगा। ये मैं आपको सीधे तौर पे कह रहा हूं प्रियंका शुक्ला जी कि अब आप नहीं बचेंगी कानूनी तौर पे। यदि कानूनी तौर पे आपने गलत किया है तो आप नहीं बचेंगी, और यदि आप सही हैं तो मेरा आपके लिए पूरा सम्मान है। तो अब मैं आता हूं अगले विषय की तरफ, जो बात को यदि आगे बढ़ाऊं तो बहुत सीधी सी बात है कि हमारी तथाकथित विष्णुदेव साहब की सुशासन की सरकार में दो तरीके से सरकार चल रही है। एक चल रही है कि यदि छोटा कर्मी है तो उसको बर्खास्त कर दो गुंडागर्दी से, उसको निलंबित कर दो गुंडागर्दी से, उस पर जो टारगेट के दबाव बनाए जा सकते हैं वो कर दो। क्यों? क्योंकि साहब मैं शासन में बैठा हूं, मैं प्रशासन में बैठा हूं। तो पहली सरकार हमारी चल रही है कमजोर कर्मियों के लिए, और दूसरी हमारी सरकार चल रही है भ्रष्ट अधिकारियों के लिए। ये भ्रष्ट अधिकारियों के नाम है, दयानंद जी आप सब जानते हैं, तीर्थराज अग्रवाल प्रकरण में। चलिए इसी पर आज बात कर लेता हूं। तीर्थराज अग्रवाल प्रकरण पर मैं अभी तक मौन था। बहुत सारे लोगों ने, साथियों ने मुझसे कहा, मेरे पास खबरें पहुंचती थी कि तीर्थराज अग्रवाल ने प्रतीक पांडे को खरीद लिया है, इतने करोड़ पहुंच गए हैं, इतना करोड़ हो गया है। मैं सिर्फ इसीलिए शांत था क्योंकि मेरे पास कुछ साक्ष्य नहीं थे और मैं प्रयास में था साक्ष्य लाने के लिए। आज मेरे पास वो पत्र की कॉपी है जो मैंने पहले ही पोस्ट किया हुआ है। मैं अभी इसको एनएचएम और सारी चीजों को जोड़ रहा हूं धीरे से आगे आकर। उस पत्र में जब मैंने कहा कि सर मुकेश बंसल तत्कालीन रायगढ़ कलेक्टर ने तीर्थराज अग्रवाल के विरुद्ध जो रिपोर्ट भेजी थी शासन को कार्रवाई करने के लिए, उसकी प्रति दी जाए, तो उस पत्र का जवाब आता है कि व्यक्तिगत जानकारी है, ये नहीं दी जा सकती है। अब मैं इन मूर्ख लोगों को, प्रशासन में बैठे हुए इन मूर्ख लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि इनको शायद नहीं पता है, लेकिन प्रतीक पांडे वो व्यक्ति है जिसने छत्तीसगढ़ में सूचना के अधिकार कानून को लागू करवाया। जब छत्तीसगढ़ में नंद कुमार साहब जीएडी सेक्रेटरी थे और उनको आरटीआई का नोडल भी बनाया गया था, तब मैं बिलासपुर में रहता था। मेरे पास नंद कुमार साहब का फोन आया और उन्होंने कहा कि प्रतीक पांडे जी, सरकार के पास ऑफिशियल गजट के अलावा कुछ नहीं था, जो भी नियम वगैरह बनाकर दिए हुए वो आप लोगों ने ही दिए हैं, और मेरा निवेदन है आप आइए मिलिए। और फिर वहां से बात शुरू हुई और तब मैं रायपुर शिफ्ट हुआ था। और ये मूर्ख लोग मुझे लिख कर देते हैं कि ये व्यक्तिगत जानकारी है। इनको पता ही नहीं है ये किसके पत्र पर क्या जवाब दे रहे हैं। यदि तीर्थराज पर कार्रवाई करने के लिए मुकेश बंसल यदि कहते हैं कि भाई इस पे अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, और ये यदि तीर्थराज की और मुकेश बंसल जी की व्यक्तिगत जानकारी है, तो मतलब प्रणाम है आपकी मूर्खता को। तो खैर मैं बात ये आ रहा हूं कि तीर्थराज अग्रवाल प्रकरण 500 करोड़ का घोटाला, मुझे कोई मतलब नहीं तीर्थराज अग्रवाल से और मुकेश बंसल से। मेरा बस सीधा सीधा बहुत स्पष्ट कहना है कि साहब ये 500 करोड़ कहां गए और किसकी जेब में गए। ये इन आईएएस अधिकारियों, इन एसडीएम का पैसा नहीं था, ये इस गरीब जनता का, एक आम आदमी का पैसा था। तो एक तरफ सरकार तीर्थराज अग्रवाल और मुकेश बंसल जैसे अधिकारियों को प्रोटेक्ट कर रही है, और सरकार ने, मैं फिर अपने आप को करेक्ट करता हूं, प्रशासन में बैठे हुए कुछ अधिकारी, क्योंकि सीएम साहब की भी नहीं चल रही, सबको पता है। तो एक तरफ आप तीर्थराज अग्रवाल को प्रोटेक्ट करते हैं, और दूसरी तरफ क्या होता है कि आप एनएचएम कर्मी, उनको आप सीधे 25 कर्मियों को बर्खास्तगी का आदेश दे देते हैं। ये छत्तीसगढ़ में कैसा विष्णु का सुशासन और कैसा न्याय है कि साहब एनएचएम कर्मियों की बर्खास्तगी और तीर्थराज अग्रवाल जैसे महाभ्रष्ट अधिकारियों की सम्मान मंत्री जी के यहां संभाल रहे हैं। तीर्थराज अग्रवाल जी, बहुत स्पष्ट तौर पे सुन लीजिए, आपकी पत्नी शिखा अग्रवाल ने जिस तरह से उस बच्ची को जाने जाने तो नहीं, अनजाने में जो उसको मौत प्रदान की है,
ये फाइल खुलेगी और 100% खुलेगी। श्रेष्ठा सतपथी की मौत जो है, जिसको आपने अपनी प्रशासनिक और पॉलिटिकल ताकत से दबाया है, वो यूं ही मामला नहीं जाएगा। तीर्थराज जी, मेरा आपको सिंपल कहना है, या तो आप नौकरी छोड़कर निकल जाइए, और या तीर्थराज अग्रवाल प्रकरण जो था 500 करोड़ का, उसका तथात कथित घोटाले की सच्चाई जनता के सामने आएगी, ये आप एकदम तय मानिए। और दूसरी, श्रेष्ठा सतपथी को न्याय जरूर मिलेगा। आपकी पत्नी इस दुर्घटना के 10 दिन पहले भी चालानी कार्रवाई में जा चुकी है, लापरवाही पूर्वक में। उसके 10 दिन बाद एक बच्ची की मौत हो जाती है, और आपकी पत्नी साफ बरी कहां गई पता नहीं, वो केस कहां खत्म हो गया। सब प्रशासनिक अधिकारी प्रदेश को नहीं चलाएंगे, बहुत स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, बहुत स्पष्ट तौर पे। आप लोग कर लीजिए जितनी अति करनी है। 20 नवंबर से 26 जनवरी के बीच में पूरा कैबिनेट रिशफल हो रहा है, पूरा का पूरा। और मैं लगभग एकदम तय हूं कि सीएम साहब जा रहे हैं, और मेरा आग्रह है, मैंने पहले ही कह दिया है कि सीएम साहब आप छोड़ दीजिए पद, आप इस लायक नहीं है प्रदेश को संभालने के। यदि एनएचएम कर्मियों को अपनी बर्खास्तगी के लिए संघर्ष करना पड़े, एक प्रियंका शुक्ला यदि इस पूरे विभाग को अपने चरणों में लाने पे मजबूर कर दे, तो ऐसे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी और मुख्यमंत्री जी, आप दोनों के पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। तो आप लोग तो जा रहे हैं, ये मुझे पता है। लगभग मोटा मोटा 70-75% का कैबिनेट रिशफल हो रहा है। श्याम बिहारी जी, मैं आपको बता दूं, इस कैबिनेट रिशफल में चौथा नाम आपका है। 3 नाम यहां पर बने रहेंगे पुराने में से, बाकी सारे भाग रहे हैं, बाकी सब जा रहे हैं। चौथे नाम को यदि इस रोका गया तो चौथा नाम आपका है। लेकिन आपकी जिस तरह से हरकत है, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि चौथा नाम भी मंत्रिमंडल, मतलब 3 नाम तक ही हो, चौथे नाम को भी हटाया जाए। तो श्याम बिहारी जी, नैतिक दायित्व तो आप खो चुके हैं। तो इसीलिए अब मेरा बहुत सीधा सा प्रश्न ये है कि क्या, पहले लोग बोलते थे गरीब जनता का खून चूस रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी, आज ये स्थिति आ गई है कि मध्यम वर्गीय परिवार को भी इन्होंने अपने पैरों से कुचलने को अपनी शान समझ लिया है। क्या वहां पर पी दयानंद हो, क्या जनसंपर्क में मित्तल हो, मतलब ऐसे तमाम नाम आप में से और कहते हैं। मेरे साथ बहुत सारे साथी कहते हैं, मीडिया के साथी संपर्क में आ रहे हैं कि प्रतीक जी आप बोल रहे हो, खुलासा क्यों नहीं कर रहे हो दस्तावेजों का। तो मेरा आप सभी साथियों से, ऐसे तमाम साथियों, मीडिया से भी और तमाम साथियों से भी एक आग्रह है, मेरी रणनीति मेरे पास रहने दीजिए। जब समय आएगा, इतनी तगड़ी टोकर पड़ेगी ना कि इनको समझ में नहीं आएगा, तो मैं कुछ बातें कह रहा हूं तो बहुत मजबूती से और बेहद प्रमाण के साथ कह रहा हूं, लेकिन प्रमाण का खुलासा तभी होगा जब समय आएगा, और मुझे लग रहा है कि अभी वो समय नहीं आया है। अब जहां तक बात है 3 साक्ष्यों की, जिसको मैंने प्रयास किया था, जिसके कारण हमारी पूरी सरकार की एक तो बदनामी हो रही है। तीर्थराज अग्रवाल प्रकरण पे तो मना कर दिया जी राजस्व विभाग ने कि नहीं दी जाएगी फाइल। 2 फाइल और हैं जिसको मैंने मांगा है, 2 फाइल हैं। दूसरी फाइल है बिजली बिल की, जो हाफ बिजली बिल योजना को खत्म किया गया, वो निर्णय किस आधार पर लिया गया है, इसकी फाइल दी जाए, ये भी ठंडे बस्ते में जा चुकी है। सुबोध सिंह साहब, आपकी कृपा दृष्टि नहीं बरस रही इस फाइल पर, मुझे पता है। और तीसरी फाइल मैंने मांगी थी कि लोड फैक्टर, एक तरफ आप हाफ बिजली बिल खत्म करते हैं और दूसरी तरफ लोड फैक्टर प्राइवेट जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको 25% की छूट दे देते हैं। तो ये दोनों फाइल पे जवाब नहीं मिल रहा है। तो अब मैं तो ये मानता हूं कि विष्णु की सुशासन की सरकार में यदि सरकार की नीयत साफ है, सरकार नहीं, फिर करेक्ट कर रहा हूं, ये जो 4-5 अधिकारी बैठे हैं, यदि आपकी नीयत साफ है तो साफ फाइल डिस्क्लोज कर दीजिए, सार्वजनिक कर दीजिए, हमारा भी प्रश्न पूछना बंद हो जाएगा और आपका भी लाज बच जाएगी, आपके लिए भी हमारे मन में सम्मान बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो 3-4 प्रकरण हैं, एनएचएम कर्मियों की बात हो गई, तीर्थराज अग्रवाल प्रकरण की बात हो गई, और उनकी पत्नी शिखा अग्रवाल के प्रकरण की बात हो गई, तीसरा हाफ बिजली, और चौथा लोड फैक्टर, इन चारों पर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आने का मतलब है
कि सरकार अपना चेहरा छुपा रही है। मुझे बहुत उम्मीद थी विकासशील साहब से कि विकासशील साहब आने के बाद एक मुख्य सचिव के तौर पे बहुत मजबूत निर्णय लेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ? अच्छा, सब कहते हैं कि आप सब ब्यूरोक्रेसी पर फायर कर देते हो। मैं आपको बताऊं, जो जो जिसको भी ये शिकायत है कि मैं ब्यूरोक्रेसी के बहुत विरोध कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं है। आज तक में मेरे पास ऐसे तमाम अधिकारियों, आईएएस भी जिसमें शामिल हैं, फोन आ रहा है, संपर्क कर रहे हैं और मुझे बधाई दे रहे हैं कि बोले आप बहुत अच्छी बात उठा रहे हैं और जरूरी है बात उठाना। मेरे विरोध में सिर्फ वो है जो भ्रष्ट है, जो निकम्मा है, अकर्मण्य है, जिसको काम नहीं करना है, जो अपनी गुंडागर्दी कर रहा है, दादागिरी कर रहा है। सिर्फ मेरे विरोध में वो है। और मैं फिर कहूंगा कि मेरा इनसे विरोध नहीं है, व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं, मेरा इनसे प्रोफेशनल विरोध है। ये अपने काम के तरीके सुधार ले करने के, इनका स्वागत है। मेरी आज ही किसी से बात हो रही थी, भाई प्रशासन तो आप ही लोग चलाएंगे, ये जो 200-300 लोग हैं, 400-500 लोग, कोई नया नहीं आएगा। मैं जब तखतपुर में चुनाव लड़ रहा था तो मेरी रणनीति भी यही थी, मैं किसी अधिकारी का ट्रांसफर कराने की मानसिकता में नहीं रहता था, क्योंकि मुझे मालूम था ये अधिकारी यहां से ट्रांसफर करके जाएगा तो दूसरी जगह आम जनता को परेशान करेगा, वहां मेरे जैसा कोई इनको मिलेगा नहीं। तो मैंने कहीं किसी का ट्रांसफर के लिए ना किसी से बात की। मेरी एक ही जिद थी, तुम यहीं रहो, तुमको मैं ठीक करूंगा, और मैंने अधिकारियों को ठीक भी कर दिया जो भ्रष्ट थे। तो यही बात मेरी यहां पर भी है। मेरा आपसे कोई विरोध नहीं। तीर्थराज अग्रवाल जी, आप भ्रष्टाचार छोड़ दीजिए। आप 500 करोड़ के घोटाले में, आप तो नहीं, क्योंकि आपको तो माननीय न्यायालय से भी क्लीन चिट मिल गई है। सरकार इस पर पूरे दस्तावेज सार्वजनिक कर दे। तीर्थराज अग्रवाल प्रकरण में तीर्थराज को क्लीन चिट मिलने के बाद इसमें दूसरे दोषी अधिकारी जो बचर बन रहे हैं वो है मुकेश बंसल जी, जो कि वित्त सचिव भी हैं, ओपी चौधरी जी के परम मित्र हैं और अभी मुख्यमंत्री सचिवालय में भी उनकी भूमिका है। तो अब तो मैं ये मान रहा हूं कि तीर्थराज यदि दोषी नहीं है तो मुकेश बंसल जी ने षड्यंत्र पूर्वक तत्कालीन एसडीएम के विरुद्ध साजिश करके उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया और शासन को भी उन पर कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा। अब तो इस बात पे ये माना जा रहा है। तो मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि साहब या तो दोषी मुकेश बंसल है या तीर्थराज अग्रवाल है, सरकार बता दे दोषी कौन है, उस पर कार्रवाई कर दे। लेकिन यदि आप मौन रखेंगे तो इस पे फिर पूरा सिस्टम में बैठे जो मुख्य लोग हैं वो पूरे दोषी कहला रहे हैं। तो साहब आज की बात जो है वो सिर्फ इतनी है कि एनएचएम कर्मियों पे जो कार्रवाई हुई है बेहद गलत है, बेहद निंदनीय है। इनकी हड़ताल को शून्य घोषित नहीं करना प्रशासनिक गुंडागर्दी, प्रियंका शुक्ला की गुंडागर्दी का एक मजबूत उदाहरण है। प्रियंका शुक्ला को नियंत्रण नहीं कर पाना अमित कटारिया जी की एक तरह से उनको अप्रत्यक्ष सहयोग की बात है, और अमित कटारिया जी को नियंत्रित नहीं कर पाना स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जी का फेलियर है, मुख्य सचिव विकासशील जी का फेलियर है। और यदि लगभग मैं मान के चल रहा हूं कि यदि 15-20 नवंबर तक विकासशील साहब आप प्रशासन को टाइट नहीं कर पाते हैं तो मेरा आग्रह है आप भी इस प्रदेश से विदा हो जाइए, क्योंकि ये कुछ मामले हैं ना जिनको कि तत्काल समझ में आता है। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, जब मैं तखतपुर का चुनाव लड़ रहा था, कैसे काम करता है प्रशासन। हुआ ये कि जनसुराज की बैठक हुई, कोड़ापुरी एक गांव था, मैं वहां गया, वहां एक सीओ थे, ब्लॉक सीओ पांडे जी। उन्होंने गांव वालों को यह कह दिया कि गांव वालों ने शिकायत रखी, उन्होंने सीओ साहब ने कह दिया कि भाई गांव वाले तो हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। मैं जब आया तो मैंने पांडे जी से पूछा कि पांडे जी क्या बात है, असंतुष्ट क्यों है, तो वही लाइन उन्होंने मुझे दोहरा दी। हुआ क्या, मैंने तत्काल एक छोटा सा मैसेज कर दिया। उस समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष जो थे, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसे अधिकारियों के साथ मैंने काम किया, वो तत्कालीन मुख्य सचिव भी थे। जब उनको मैसेज मिला तो उन्होंने तत्काल चीफ सेक्रेटरी साहब को फोन लगाया कि तुम्हारा ब्लॉक सीओ यार ऐसी बात कर रहा है जनसुराज में। इसका तत्काल असर क्या हुआ कि मुख्य सचिव कार्यालय से सीधे जिला कलेक्टर को फोन चला गया, और जिला कलेक्टर को जो डांट पड़ी है उस समय कि बोले यदि आप सरकार के लिए ये मैसेज दे रहे हैं, आपका अधिकारी ये मैसेज दे रहा है, तो ऐसे में जो हमारा सुराज है, ग्राम सुराज है, इसका महत्व क्या रह जाएगा।
क्षमा चाहता हूं, प्रशांत किशोर जी का माहौल चल रहा है तो जन सुराज निकल गया था। ग्राम सुराज का महत्व तो क्या हो जाएगा। तो जब प्रशासन चीफ सेक्रेटरी जब अच्छे आते हैं ना तो काम ऐसे होते हैं। और यदि विकासशील साहब जैसे चीफ सेक्रेटरी आएंगे जो कि अभी तक उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिखाया है, तो यदि विकासशील साहब जैसे चीफ सेक्रेटरी यदि अपनी प्रियंका शुक्ला को टाइट नहीं कर पा रहे हैं, सरकार के खिलाफ छवि बनने में यानी उसको रोक नहीं पा रहे हैं, तो विकासशील साहब कैबिनेट के साथ साथ आप भी विदा हो जाइएगा, मेरा आग्रह है। तो आज की बात फिलहाल इतनी है कि प्रदेश में यदि कानून का शासन है तो सब कानून सबके लिए बराबर है। जो कानून एनएचएम कर्मियों के लिए है वही कानून तीर्थराज अग्रवाल के लिए है। और यदि तीर्थराज अग्रवाल जैसे भ्रष्ट लोगों को सम्मान देना है तो फिर हमारे एनएचएम कर्मी तो पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न के लायक हैं। क्योंकि तीर्थराज अग्रवाल जैसे भ्रष्ट अधिकारियों की कोई हैसियत नहीं है हमारे एनएचएम कर्मियों के सामने। एनएचएम कर्मियों को हिम्मत को तो मेरा सलाम है कि जिन्होंने एक साथ बर्खास्तगी दे दी, जिन्होंने अपनी नौकरी की चिंता नहीं की गलत निर्णय के सामने सरकार के। और तीर्थराज अग्रवाल जैसे भ्रष्ट लोग आज बैठे हुए हैं जिन्होंने एक मौत के लिए भी अपनी पत्नी को बचा लिया। श्रेष्ठा सतपथी की फाइल खुलेगी, उसको न्याय मिलेगा। मेरा आग्रह है कि श्रेष्ठा सतपथी को न्याय दिलाने के लिए उनके पिता एजीएम हैं एक बैंक में, मैं अब शीघ्र ही उनके पास जाने वाला हूं मिलने। यदि आप श्रेष्ठा सतपथी के लिए आगे आना चाहते हैं, इस भ्रष्ट व्यवस्था को यदि थोड़ा भी ठीक करना चाहते हैं, मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था कि इस भ्रष्ट व्यवस्था, इस बर्बाद व्यवस्था का प्रदेश को जिम्मेदार कौन। जिम्मेदार तीर्थराज अग्रवाल जैसे लोग नहीं है, दयानंद जैसे लोग नहीं है, सुबोध सिंह जैसे लोग नहीं है। जिम्मेदार हम लोग हैं जिनकी आत्मा मर चुकी है या हम लोग असंवेदनशील हो चुके हैं। हल्ला बोल एक फिल्म आई थी, उसमें पंकज कपूर का एक डायलॉग था कि अपने को चोट लगे तो जानवर भी चिल्लाता है, इंसान तो वो है जो दूसरों के दर्द को महसूस कर सके। तो आज ये प्रश्न सबके लिए है कि हम इंसान हैं कि जानवर हैं। क्या हम सिर्फ अपनी चोट पर रोएंगे, अपनी चोट पर चिल्लाएंगे, बगल वाले को दर्द हो रहा है तो हम उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाएंगे। आज सोचिए यदि श्रेष्ठा सतपथी हमारी बच्ची होती, हमारे परिवार की बच्ची होती, और एक व्यक्ति शासन प्रशासन का इतना ताकतवर है जो आज खिलखिलाकर हंस रहा है, कार्यक्रम अटेंड कर रहा है, लोगों को मां बहन की गालियां दे रहा है और पूरी सरकार को चला रहा है, आज क्या हमारी आत्मा नहीं कचोट रही होती, हम लोग घुट घुट के नहीं मर रहे होते। श्रेष्ठा सतपथी का परिवार तीर्थराज अग्रवाल के प्रकरण में रोज इसी मौत से मर रहा है, जिल्लत की। और हम जैसे लोग घरों में बैठकर अपनी नौकरी चला रहे हैं, अपने परिवार का पेट भर रहे हैं, क्योंकि सब फुर्सत ही नहीं है। हम अपना पेट नहीं भरेंगे तो हम मर जाएंगे। सब हम सिस्टम के कारण नहीं मरेंगे, हम अपने कारण मरेंगे। जिस दिन हमने आवाज उठानी शुरू कर दी उस दिन साहब ये सिस्टम बहुत छोटा है, जनता के सामने बहुत छोटा है। तो मैं इसीलिए बस कह रहा हूं कि तीर्थराज अग्रवाल जैसे, मैंने पहले ही कहा था, छत्तीसगढ़ जो है भ्रष्ट अधिकारियों के लिए नर्क बनेगा, नर्क। और अब इसकी एक शुरुआत है। मैंने बहुत बार पहले भी डेडलाइंस दी, लेकिन चूंकि रणनीतिक तौर पे मैं उन तक डेडलाइन तक नहीं पहुंच पाया था, इसलिए मैंने अपने कुछ अभियान छोड़ दिए। मैं आज फिर से एक बात कह रहा हूं, श्रेष्ठा सतपथी की मौत हो गई, एनएचएम कर्मियों के साथ जो बदसलूकी हुई है, इस तरह के तमाम बड़े बड़े प्रकरण हर गांव में दबे हुए हैं जो कि प्रशासनिक गुंडागर्दी के चलते सामने नहीं आ पा रहे। मैं बहुत शीघ्र प्रयास कर रहा हूं कि प्रदेश के हर जिले में पहुंच के आम आदमी के साथ, आम जन के साथ एक संवाद कायम कर सकूं और उनकी वहां की आवाज को उठाकर प्रदेश के स्तर पे ला सकूं। और इसके लिए मुझे सबका सहयोग लगे। मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे पास इतने ढेर सारे केसेस आ रहे हैं, आप लोग बार बार पूछते हैं ना कि क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं अकेला नहीं कर पा रहा हूं, मैं फिर आपको कह रहा हूं, एक बहुत बड़ी टीम की जरूरत है, लेकिन हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे लाइक्स कर लेते हैं। मेरे पास इससे बेहतर आवाज नहीं है आप लोगों से बात करने की। मैं अभी बिलासपुर भी गया था, इसके अलावा और भी अलग अलग जगह जा रहा हूं। बिलासपुर क्योंकि मैंने फेसबुक पे डाला इसलिए मैं बात कर रहा हूं।
जब लोगों से मिलो ना तो समझ में आ रहा है कितने बुरी तरह से पीड़ित है हर व्यक्ति। और अभी एक हमारे छोटे भाई ने कमेंट डाला कि बीजेपी सरकार है तो ये मुमकिन है। सर ऐसी बीजेपी सरकार नहीं चाहिए। आज एक वरिष्ठ आरएसएस के हमारे स्वयंसेवक जो थे, वरिष्ठ पदाधिकारी, उनका फोन आया था। वो कह रहे थे कि प्रतीक जी, कुशाभाऊ ठाकरे नवीन भाजपा कार्यालय में पैर रखने की इच्छा नहीं होती, जितना गंदा माहौल हो गया है। मैं जिस दिन प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलने गया था, पूरा कार्यालय खाली, लगता ही नहीं कि हमारी सरकार है। ऐसे लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार है और भाजपा कार्यालय की यह स्थिति है। इसका कारण है कि जिनका सिर्फ बहुत जरूरी काम है, सिर्फ वही कदम रख रहा है, नहीं तो हर कोई निराश और परेशान और हताश हो चुका है। तो इसीलिए साहब, उठना तो हमको ही पड़ेगा, बदलना हमको ही पड़ेगा। हम एनएचएम कर्मियों के साथ हैं। आपको जहां हमारी जरूरत है हम हमेशा साथ हैं। हम श्रेष्ठा सतपति के पूरे परिवार के साथ हैं। और इनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई शुरू होगी। और आखिरी बात जो है, मैं ये कहना चाहता हूं, एनएचएम कर्मी जो भी बात तय करे, मुझे नहीं पता, इन्होंने काली दिवाली मनाकर प्रशासन ने अपनी हद पार कर दी। एक सीमा थी जहां तक सहन कर सकते थे, अब इन्होंने हद पार की है। मुझे लगता है, मेरे विचार से, अब मेरा एक ही नारा है, जितने संविदा कर्मी हैं प्रदेश में, तकनीकी संविदा कर्मी, अब सवाल एनएचएम कर्मियों के बर्खास्तगी वापस लेने का नहीं है। अब जितने भी संविदा कर्मी हैं, जो तकनीकी संविदा कर्मी हैं, अब मांग है मेरी तरफ से नियमितीकरण की। प्रशासन मेरे को कोई मतलब नहीं है। जितना पैसा भ्रष्टाचार में खा रहे हैं, यदि इस पैसे का सही ढंग से उपयोग हो ना, आप जितनी पारदर्शिता दिखा के ढोल पीट के बड़े उद्योगपतियों और तमाम लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, आप यदि उस पैसे को मैनेज कर लेंगे तो फंड्स की सरकार में कहीं दिक्कत नहीं है। आप यदि जो मैतारी वंदन योजना में जो पैसा बहा रहे हैं, आप लोगों का स्वाभिमान मार रहे हैं, सरकार ना स्वाभिमान मार रही है। आप हाफ बिजली बिल योजना का लाभ देकर आम जनता को फायदा पहुंचाइए, वोट बैंक की राजनीति मत करिए। हाँ, ये अलग डिबेट हो सकता है कि महतारी वंदन और हाफ बिजली योजना की क्या बात है, लेकिन आम जनता को पंगु बनाना समाप्त करिए, जनता के लिए काम करिए। यदि विजन है आपका, कहते हैं 2047 तक छत्तीसगढ़ को पता नहीं स्वर्ग बना देंगे। साहब, स्वर्ग जो है, कोई भी सरकार जो है, कोई भी प्रदेश संरचनाओं से स्वर्ग नहीं बनता है। कोई भी प्रदेश बनता है स्वर्ग व्यवस्थाओं से। और दुर्भाग्य से इस पूरी सरकार में एक भी मंत्री ऐसा नहीं है, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने व्यवस्थाओं पर जोर दिया है। सब बिल्डिंग बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, हम ये हब बना देंगे, वो हब बना देंगे। साहब, इसमें से कितना निवेश छत्तीसगढ़ में आ रहा है, आप ये बताइएगा। जिस भ्रष्ट व्यवस्था को आपने दे के रखा है ना, मैं गारंटी दे रहा हूं, एक उद्योगपति आपके यहां नहीं आएगा निवेश करने, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ की भद्द पिटी हुई है पूरे देश भर में। आपके कर्मचारी असंतुष्ट है। प्रियंका शुक्ला जी एनएचएम का पता नहीं कौन सा देश में पहला अवार्ड लेकर आई हैं। अरे साहब, आपके कर्मचारी आपके आयुष्मान कार्ड की सुविधा लेने से मना कर चुके हैं। एनएचएम कर्मियों ने साफ कह दिया, साहब आपका बीमा हमको नहीं चाहिए। तुम्हारा परिवार तुमसे असंतुष्ट है और तुम जाकर देश में पहला इनाम ले आ रही हो। भगवान जाने मुझे कहां से कैसे इनाम मिलता है, कौन सी कमेटी देती है इनाम इन लोगों को। लेकिन व्यवस्था की ऐसी तैसी हो चुकी है और आप लोग संरचनाओं पे बात कर रहे हैं, कारण कि उसमें आपको कमीशन मिलता है। एक टेंडर जारी करते हैं तो उसका 10%, 15%, 20%, 30-40% तक जा रहा है। और आप लोग बात करते हैं 2047 तक विकसित प्रदेश की। सब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मेरी प्रतीक्षा बस कैबिनेट फेरबदल को लेकर है। कैबिनेट फेरबदल को लेकर बाद मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अब ये वादा नहीं रहेगा। कैबिनेट रिशफल के बाद जो अधिकारी सुधर सकता है, भ्रष्ट अधिकारी, ईमानदार अधिकारियों के लिए मेरा मन में पूरा सम्मान है। जो भ्रष्ट अधिकारी सुधर सकता है वो सुधर जाए, नहीं तो इनको जेल भेजने के लिए मेरी जितनी ताकत लग सकती है मैं लगा दूंगा। मोक्षित कॉरपोरेशन में फिर कह रहा हूं, मोक्षित कॉरपोरेशन की आग छोटे कर्मचारियों तक पहुंची है, बड़े तक नहीं। प्रियंका शुक्ला जी, इसकी आग आप तक जरूर आएगी। जितना अहंकार आप ला सकती हैं ले आइए। और फिलहाल अंतिम बात,
वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग मिलता है। माता सीता, लक्ष्मण और प्रभु श्री राम जब वन मार्ग में जाते रहते हैं, ये उदाहरण मैं हमेशा देता हूं। तो चलते चलते होता यह है कि प्रभु श्री राम के साथ हथियारों की संख्या, अस्त्र शस्त्र की संख्या बहुत बढ़ती जाती है। तो मां सीता एक प्रश्न पूछती है प्रभु श्री राम से कि प्रभु श्री राम, हम तो वन में वनवास के लिए आए थे, लेकिन हमारे साथ ये जो शस्त्र अस्त्र बढ़ते जा रहे हैं, क्या ये वनवास के मानदंडों पर खरा उतरते हैं? प्रभु श्री राम ने मां सीता के इस प्रश्न का जो भी जवाब दिया वो दे दिया, लेकिन महत्वपूर्ण था माता सीता का प्रश्न। तो आज मेरा आप सबसे आग्रह है, प्रश्न उठाना जरूरी है। पैसा हमारा है, लोकतंत्र हमारा है, प्रदेश हमारा है। प्रदेश को बर्बाद करने के लिए हम इन आईएएस अधिकारियों को, भ्रष्ट अधिकारियों को छूट नहीं दे सकते हैं। हर सवाल को उठना जरूरी है और सवाल ही प्रदेश को बचाएगा। और मैं बहुत शीघ्र प्रतीक्षा कर रहा हूं अपनी संवाद यात्रा का। जैसे ही कैबिनेट रिशफल होता है, उसके बाद गांव गांव तक ये संवाद यात्रा पहुंचेगी और आपकी आवाज प्रदेश तक पहुंचेगी। तो एनएचएम कर्मियों, मेरी तरफ से अब आपके लिए सिर्फ एक मांग है, नियमितीकरण, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। और सिर्फ आपके लिए नहीं, जितने भी संविदा तकनीकी कर्मी हैं उन सभी के लिए, चाहे वो विद्युत विभाग के हो चाहे कहीं कर्मी हो। तो फिलहाल प्रश्न उठाना जरूरी है। तीर्थराज अग्रवाल जी, ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।